नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। बिहार में वोटर रिव्यू की कार्रवाई शुरू हुई। अब 2 हफ्ते हो गए हैं। इंटेंसिव रिवीजन जो आखिरी बार 2003 में किया गया था, अब चुनाव आयोग बिहार में चुनाव से पहले वही वोटर रोल का इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर रहा है। लेकिन पूरा विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर लामबंद हो गया है। शुरू से ही जब इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने की थी, तब विपक्षी पार्टियां यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा था कि ये जानबूझकर चुनाव के इतने करीब किया जा रहा है क्योंकि मंशा सरकार की यही है कि चुनाव आयोग के जरिए जो पीडीए के वोटर हैं, जो वोटर बिहार से बाहर है, कुछ भी करके उनका नाम उस लिस्ट से, वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। और इसी मुद्दे को लेकर के आज विपक्ष के कई नेता सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम रोक लगाने से तो इस रिवीजन पर मना कर दिया, लेकिन अब इसकी अगली सुनवाई 10 जुलाई को रखी है। इस बीच सारा विपक्ष एक साथ होकर के 9 तारीख को पटना के अंदर चक्का जाम भी करेगा। इसके लिए राहुल गांधी भी बिहार पहुंचेंगे। लेकिन अब मुद्दा यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाएगा? अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते। जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाए। चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है। देश के चुनाव आयोग को हमारे बिहार के जनता, देश के जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे कि किसी बूथ पर 100-200 के संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस बीएलओ के साथ वहां के जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहां पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहे हैं कि बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। अच्छा, जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो फिर तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा। 75 लाख वोट बढ़ाए। आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। तो यही आशंका विपक्ष बार बार जता रहा है कि क्या 2 करोड़ लोगों को सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, खास तौर पर वो वोटर जो महागठबंधन के लिए वोट करते हैं। आपको याद होगा कि इस बीच इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आधार कार्ड को जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चुनाव आयोग ने दी है, उसमें आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो बिहार में रहते ही नहीं, हम काम के लिए, नौकरी के लिए बाकी के राज्यों में गए हुए हैं, हमारा नाम तो कहीं नहीं कट जाएगा। एक सवाल यह भी है कि बीच में जो राज्य का आयोग है उसने ये कहा था कि अभी आप सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए, जो दस्तावेज है वो हम बाद में आपसे ले लेंगे। फिर इसको लेकर के भी चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी थी। अब इसी के चलते ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बीच में पिसेगा वोटर। चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन होता ही है, ये प्रक्रिया है। लेकिन मनोज झा या महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है?
तो अगर वोटर वेरिफिकेशन होगा तो ये अच्छा है, क्योंकि जो वैलिड वोटर हैं वो सब रहेंगे और बिहार के जो वोटर हैं उनके अंदर कोई भ्रम नहीं है। लेकिन राजद के लोग, कांग्रेस के लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, खासकर मुसलमानों को डरा रहे हैं। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया, पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू ये वोट बंदी है या गेम चेंजर है? आज कोर्ट ने रिवीजन पर रोक नहीं लगाई, अगर वोट कटेंगे तो किसकी टेंशन बढ़ेगी और क्या सच में इस पूरी प्रक्रिया के जरिए एक एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जानबूझ के कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के हमारे साथ है। प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी से हमारे साथ है। आनंद माधव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं वो चुनाव आयोग के। लेकिन अनवर पाशा साहब, सबसे पहले आप ही से पूछूंगी, आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक तो नहीं लगाई, तो क्या किसी तरीके से इसको एक सेटबैक माना जाए? जो आपकी पूरी कोशिश थी कि पूरी प्रक्रिया रुक जाए, उसके लिए ये एक धक्का है? आनंद माधव जी, अगर आपके सवाल ले सके। जी बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक नहीं लगाई, क्या लगता है आपको क्यों नहीं लगाई होगी आज अंतरिम रोक? सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख का समय तो दिया है, उस पर निश्चित रूप से वो विचार विमर्श करके पूरी बात अपनी बात रखेगी सुप्रीम कोर्ट। और निश्चित रूप से ये जो जनता की मांग है, जो सच्चाई भी है, आपको अचानक से इतनी हड़बड़ी या निर्णय लेने की क्या पड़ गई ये भी समझ में नहीं आता है। पिछले 20 वर्षों से आपकी नींद नहीं खुली थी, लेकिन एक रात अचानक पग जगते हैं और कहते हैं वोट का रिवीजन करेंगे, 2 महीने में पूरा काम करेंगे। एक वोटर तो है नहीं, 100 वोटर तो है नहीं, 1000 भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, करोड़ों मतदाता है बिहार के। अब करोड़ों मतदाताओं को आप जिस ढंग से परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये पूरा काम हो रहा है, जिसके अंतर्गत ये चाह रहे हैं कि किसी भी ढंग से कम इनके जो महागठबंधन के जो वोटर हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे काटा जाए। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो वास्तविक मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उनके से ध्यान हटाकर इस तरह की चीजों को बार बार लाते हैं। कभी नोटबंदी लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, और सच्चाई जो है वो सबके सामने रहती है। पर आनंद माधव जी, आपको कैसे पता कि महागठबंधन के वोटर्स को ही चिन्हित करके हटाया जाएगा? ये प्रक्रिया तो पूरे प्रदेश के लिए है, पूरे प्रदेश में होगा ये। देखिए एक्सपीरियंस है, कॉलम में ये तो लिखा नहीं होगा कि हम कांग्रेस के वोटर हैं, हम आरजेडी के वोटर हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ ये सब हम लोग जानते हैं, उसका जवाब तो अभी तक मिला नहीं। महाराष्ट्र के जो प्रश्न राहुल जी ने उठाए थे, क्या उसका जवाब मिला? नहीं मिला। हाँ, उसका जवाब वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उन्होंने बकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज डाल करके उसका जवाब दिया था। खैर हम उसमें नहीं पढ़ते हैं, वो पूरी जानकारी है, क्योंकि उसके आंकड़े हम बहुत बार दिखा चुके हैं कि कैसे हर चुनाव में 2 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। बट खैर उसमें हम दोबारा नहीं जाते हैं, अभी बिहार तक ही अपना पूरा हम फोकस रखते हैं। आप कह रहे हैं 2 लाख बढ़ जाते हैं तो 76 लाख वोटर बढ़ गए थे ना, 76 लाख बढ़ गए थे। सर उसी मार्जिन में बढ़ते हैं आपके विधानसभा लोकसभा के बीच में। वो भी 12,000 बूथ पे, वो भी 12,000 बूथ पे ही, बाकी सारे बूथों पे नहीं बढ़ते हैं। ये टारगेटेड है, इसको स्वीकार कीजिए, और ये सच जो है इसको स्वीकार कीजिए, और बिहार को जनता को ठगने का प्रयास। ठीक है, ये बिहार की जनता को ठगने का प्रयास है। डॉक्टर अजय आलोक, एक तो बात यह है कि बिहार की जनता को ठगने का प्रयास है, दूसरा खास तौर पर महागठबंधन के वोटरों को उस सूची से हटाने की कोशिश है, और तीसरा इसीलिए तो आप जल्दबाजी में सब कुछ कर रहे हैं कि इससे पहले कि कोई समझ सके महागठबंधन के वोटर बाहर। डॉक्टर अजय आलोक, महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का वोट में 2020 के चुनाव में लगभग 0.7% का अंतर था। तो महागठबंधन के वोटर को ये चूज कैसे करते हैं? उन पे स्टैंप लगा हुआ है, माथा पे लिखा हुआ है क्या महागठबंधन? वोटरों का इससे बड़ा मजाक कोई बनाया है आज तक किसी ने भारतीय लोकतंत्र में?
महागठबंधन के वोटर। कौन है महागठबंधन के वोटर और कौन है एनडीए का वोटर? लिखा हुआ है क्या किसी के वोटर के माथा पे? वोट को, मतदान को गुप्त रखा जाता है ना। इनको कैसे पता चल गया? लोकतंत्र की इससे बड़ी धज्जी क्या उड़ाई जा सकती है पंजा जी? दूसरी बात, बड़ा संविधान 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 खटाखट दिखाते रहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है 10 तारीख को और सुप्रीम कोर्ट सारी पिटीशन को सुनने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध, तो 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम क्यों किया है? आम आदमी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? ये आरजेडी कल्चर जो है वो जनता पे थोपने की क्या जरूरत है? बिहार बंद, चक्का जाम, जब 10 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं किया जाता था? संविधान गया तेल लेने हम? अरे ये हताश, निराश और फ्रस्ट्रेटेड और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की जमात हो गई है। ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोटर जोड़ दिए, यहां पे कह रहे हैं वो खड़गे जी कह रहे हैं 2 करोड़ वोटर को काटने की तैयारी हो रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 4 करोड़ वोटर को काटने की तैयारी हो रही है। अरे कोई निर्णय आ गया, कुछ हो गया? ये क्या है? ये अव्यवस्था फैलाने का सुनियोजित प्रोग्राम, कार्यक्रम है। अव्यवस्था फैल जाए उसके लिए भी दोष दो सरकार को। अव्यवस्था फैलाने वाले ये लोग। कल मुहर्रम हुआ बिहार में, 40 के 40 जिलों में दंगे करवाने की कोशिश की गई। अजय यादव नाम के व्यक्ति की मोतिहारी में गले चाकू तलवार मार के हत्या कर दी गई। 250 लोग गिरफ्तार हुए। 250 लोग गिरफ्तार हुए। ये किसका हिसाब किताब था? हजरत इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाने का समय था और उसमें दंगे करवाने की कोशिश किसकी साजिश थी? बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। पार्टी तो भारतीय साजिश पार्टी है। पता चल रहा है ना, भागते चल रहे हैं। पता चल रहा है तो भागते चल रहे हैं, पता चल रहा है तो भागते चल रहे हैं। खड़गे जी का दिमाग खड़ा गया है और साथ में तेजस्वी यादव। पहले सबसे 4 करोड़ वोटर कट जाएंगे। बिहार में कुल वोटर कितने हैं? 7 करोड़ 74 लाख वोटर हैं। 2 करोड़ 84 लाख वोटर का रिव्यू होना है। उस रिव्यू में दिक्कत क्या है आपको भाई? चुनाव आयोग जा रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसके बाद अराजकता की यहाँ पे महफिल खड़े करने के लिए खड़े हुए हैं। ये लोग मजाक बना दिया इन लोगों ने इस लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। चुनाव आयोग पे आप बोल रहे हैं मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, मोदी सरकार देश को बर्बाद कर रही है। अरे मोदी सरकार देश को नहीं बर्बाद कर रही है। मोदी सरकार ने सिर्फ एक ही को बर्बाद किया है, कांग्रेस पार्टी को। सिकुड़ती जा रही है और सिकुड़ के काम खत्म। बिहार के लिए आप क्यों बोले आनंद माधव जी? आप तो प्लेइंग 11 भी नहीं है बिहार में। आप बिहार में प्लेइंग 11 में भी नहीं है भाई। लालू यादव के पैर में पड़े रहिए, 10-15 सीट दे देंगे आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका। अरे चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अभी देखिए लालू यादव ने क्या ट्वीट किया है। ये बताइए, ये संविधान का मजाक, ये संविधान का माहौल उड़ाते हैं। भारत के उपयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री की एक फोटो लगा के ट्वीट करते हैं। इतने बेशरम है लालू यादव। भारत के उपयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके हिसाब से चले ना तो लालू यादव को प्रधान न्यायाधीश बना देना चाहिए, सारे केस खत्म हो जाएंगे। हद हाल है बेशर्मी की। मतलब किसी के बारे में भी कुछ बोल देना, कुछ भी कर देना। हद से बड़े बेशरम आदमी है ये लोग। मानसिक अस्वस्थता हो गई है क्योंकि पता है यहाँ जनता में तो कुछ बचा नहीं है, तो साथ तमाम संवैधानिक संस्थाओं को गाली देते रहो, ऊपर से लेकर नीचे तक, और जनता को अलग ट्रबल कर दो, चक्का जाम करेंगे। आनंद माधव जी इसका जवाब दीजिए। पहले चुनाव आयोग निशाने पर है आपके, अब क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? जब सुनवाई होनी है उससे पहले चक्का जाम क्यों? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले मैं कहूँगा इनको कहीं माफी मांगे। इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस वाक्य का इस्तेमाल किया है, खड़गे जी का दिमाग खराब हो गया है। पहले अपने यहाँ देखे हैं किसका दिमाग खराब हुआ है। मानसिक संतुलन स्थिति जो है यहाँ मुख्यमंत्री हमारे खो चुके हैं। खड़गे जी को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लगातार झूठ बोल रहे हैं खड़गे जी। मत कीजिए। 75 लाख वोट ऐड कर दिए चुनाव आयोग ने, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? टीवी पर हाईकोर्ट की डांट पड़ी, कुछ गरिमा पड़ी कांग्रेस पार्टी को। मत कीजिए। मैं ये निवेदन करूंगी, सब लोग भले से ही वो लालू यादव हो या फिर खड़गे जी हो या फिर प्रधानमंत्री हो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे। संस्कार में रह के बात करें, संस्कार से बाहर जाके बात नहीं करें। रही बात आज की स्थिति में, हम लोग ये आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दें कि हम लोग जनता के साथ हमेशा खड़े हैं और कौन किसका वोटर है ये तो समय बताता है, ये तो चुनाव बताता है। मात्र 12,000 वोट से हम लोग चुनाव हारे थे पिछली बार समूचा जिनके जी तो सरकार जो बिहार में बनी है। और आपको एक बात ही बता दे कि किस तरह से टारगेटेड यही है, क्योंकि इनको ये भय है कि इस बार और हम बहुत लंबे वोट से ये लोग हारने जा रहे हैं, बहुत बड़ा खाई होने जा रहा है, इसीलिए इस ढंग से टारगेटेड ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सबको भरोसा है, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो फिर उसके पहले चक्का जाम क्यों कर रहे हैं? अराजकता फैलाने का इल्जाम आप पर डाला जा रहा है आनंद माधव जी। 10 तारीख को सुनवाई है, 9 तारीख को चक्का जाम। कहीं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, अराजक कौन है ये सब जानते हैं। अब आज ये बताइए 9 तारीख का हम लोगों ने कब अनाउंसमेंट किया था?
और आज ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे कोई अगर कदम उठाती, हम लोग विश्वास कर रहे होते कि जो निर्णय होगा जनता के हक में होगा, जो निर्णय होगा वहां सच की जीत होगी, सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को सुनेगी। निश्चित रूप से जो कार्यक्रम तय है लोगों के बीच जाने का, वो कार्यक्रम तो चलता रहे। ठीक है डॉक्टर पांडे, देखिए जनता तक भी ये पूरा संदेश लेकर के जाना है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो गए हैं और सारे छह अलग अलग जो वहां पर पिटिशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन जनता तक भी संदेश जाना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने। और आपने इनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट पे जब विश्वास है, तो अभी थोड़े दिन पहले जब फैसला खिलाफ आएगा तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट को कैसे कटघरे में खड़ा करते हैं। आज संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं और उसी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, उसी मत पत्र की ये बात करते हैं। सिंदूर में इनको मिलावट नजर आता है, तो मैं उन बातों में नहीं जाता हूं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल आपने पूछा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो खुद गुनाहगार हैं वो इल्जाम लगाएंगे जरूर, जो खुद गुनाहगार हैं वो इल्जाम लगाएंगे जरूर। हम तो अदालतों से भी बेगुनाह होकर निकले हैं। और 3 जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट का दे देता हूं, जब ऐसे अवसर पर सुप्रीम कोर्ट और भी लोग गए थे। और सच्ची बात तो यह है कि अगर ये सक्का जाम का धमकी नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई नहीं देता। इसके लिए कांग्रेस के साथी बधाई के पात्र हैं। तो देखिए, जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो क्या कहता क्या है? इज सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग समथिंग विच इज अल्ट्रा वायरस? द आंसर इज नो। द एक्ट कंप्लीटली empowers section 22 of RP Act to delete duplicate name, to delete people who have died and correct the election list. अब इसमें किस आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? यह प्रक्रिया महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक 2023 में हुई, यह प्रक्रिया बंगाल में 2024 में कंप्लीट की गई, यह प्रक्रिया कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है 2022 में कंप्लीट की गई। बिहार आते आते हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है। आग वोटर के दिल में नहीं तो सड़क पे लगनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 निर्णय, यहां पे मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसी रिवीजन के सवाल पर 2003 में सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ वोटर्स डाटा इज नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल है साहब, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली। आपको मैंने पिटीशन पढ़ा है, मैं पढ़ के आया हूं। दूसरा, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2014, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन इज एसेंशियल। रादर अगर ये वोटर लिस्ट वेरीफाई नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और यह चुनाव रुकवा दूंगा। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है साहब। और सेक्शन 22 और 23 रिप्रेजेंटेशन एक्ट मैंने आपको कह दिया। इसके अलावा 3 जजमेंट और दे सकता हूं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राहत देने से इनकार किया है। ये मुद्दे की तलाश है। देखिए, ये वोटर के साथ सहानुभूति नहीं है। बिहार में एक कहावत है, अधचल गगड़ी छलकत जाए, खाली लोटा बाजे झंझन। तो लोटा तो खाली है, मुद्दा है नहीं, मुद्दे की तलाश है। और उसके लिए ये गलत टॉपिक पकड़ लिया है। अरे भाई, आज ईसी ने कह दिया 11 डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारा बीएलओ सर्टिफाई कर दे, हम उसको वोटर मान लेंगे। एक आंकड़ा और दे दूं, जो लिस्ट आई है उसमें 30 लाख नए वोटर्स जोड़े गए। नहीं सर, इसमें थोड़ी सी देर में बात करेंगे, क्योंकि आपने भी बोला है कि सिर्फ एक मुद्दे की तलाश है, आप बस इस रिवीजन को पकड़ करके बैठ गए हैं। वोटर के दिल में एक आग जलाने की कोशिश है प्रोफेसर अनवर पाशा, क्योंकि बार बार ये मुद्दा ले जाए। और यही पीयूसीएल जो आज गया है सुप्रीम कोर्ट आपके सांसदों के साथ साथ, यही पीयूसीएल पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज 2003 में भी गया था इसी प्रक्रिया के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मांग को खारिज कर दिया था। अब प्रोफेसर अनवर पाशा। पद्मजा जी, जिस तरह से हमारे पांडे जी ज्ञान बांट रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं अजय आलोक जी बांट रहे हैं ज्ञान,
की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अरे सर, फैक्ट्स पे जवाब दीजिए ना, आप किसी पे कटाक्ष करके कि वो ज्ञान बांट रहे हैं, वो तथ्य रख रहे हैं, तथ्य पे बात बता कीजिए। रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। पद्मजा जी सुनिए, इंटरप्ट मत कीजिए, सुनिए आपने इनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे सुनिए, आप मुझे भी दीजिए मौका। ठीक है। ये एक साजिश है, ये साजिश है बिहार की और देश की जनता के खिलाफ, गरीब जनता के खिलाफ। कैसे साजिश है? ओबीसी जनता के खिलाफ, ईबीसी के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ। जो गरीब जनता है जिसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, गरीबों को उसको लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करना चाहती है ये सरकार। कैसे? इसलिए कि इस समय बिहार में कोई भी नागरिक नहीं है भारत का। हर कोई सारे वोटर लिस्ट जो है खारिज हो चुके हैं। अरे कहाँ क्या बात कर रहे हैं पासा साहब, क्या सारे पेपर रद्द हो चुके हैं। बात कर रहे हैं? नए सिरे से भाई वेरिफिकेशन तो 2003 वाले से पहले का रिक्वायर्ड भी नहीं है। सुनिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने नहीं डिस्टर्ब किया आपको। आपका भी नाम खारिज हो चुका है लिस्ट से, आपको अभी अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको वोटर लिस्ट में दाखिल कराने के लिए अपना नाम दाखिल करना पड़ेगा। ये ऑर्डिनरी रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। 23 वर्षों के बाद हो रहा है बिहार में ये। इसमें सारे वोटर खारिज हो चुके हैं। 2003 में जिनके नाम थे उनको भी प्रमाण देना है कि उनका नाम पहले वोटर लिस्ट में था या नहीं। उसके बाद सबको प्रमाण पत्र देना है, जन्म प्रमाण पत्र देना है। किसके पास जन्म का प्रमाण पत्र है? किस गरीब के पास है जन्म? तो एक सेकंड, आप क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर अनवर पाशा? मैं थोड़ी सी एक चीज समझना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि आपके वोटर छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके बिहार से सारे वोटर ही हटा दिए। मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एक ना वोटर रहेगा ना वोट पड़ेगा, फिर बीजेपी उस पर कब्जा कर लेगी। 1 महीने पहले सर, आपका तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि अब एक को वोटर नहीं बचा है बिहार के अंदर, यानी कि कोई वोटर नहीं बचा। सवाल किया तो सुनिए, कहां पे हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? वोट से 1 महीने पहले, पोल से 1 महीने पहले 8 करोड़ जनता को आप लिस्ट, उनकी लिस्ट बना देंगे आप 1 महीने के अंदर। सब कुछ जांच कर लेंगे। आयोग कह रही बना देंगे आपको। कहते हैं आयोग क्या कह रही है? आयोग ने पहले ये कहा। हाँ, ये आपने जरूरी पॉइंट उठाया है और इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन से, क्योंकि वो उस कुर्सी पर बैठे रहे हैं, वो संयुक्त सचिव रहे हैं, वो चुनाव आयोग में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं। आप बताइए डॉक्टर मोहम्मद अमीन, सिर्फ 1-2 महीने का जो वक्त बचा है, क्या वो काफी होगा? हाँ, इंटेंसिव रिवीजन बार बार किया गया है, अलग अलग राज्यों में किया गया है, लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? इसमें गलतियां तो होनी ही है, यही तो लोगों को डर है। कहां से लेके आएंगे ये 11 नए जो दस्तावेज लिस्ट कर दिए गए हैं? पद्मजा जी, मैं हर चैनल पे हर जगह देख रहा हूँ डिबेट और इन नेताओं के भाषण सुन रहा हूँ, हर पार्टी का भाषण दे रहा है। आप देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव हुआ, उससे पहले हरियाणा का हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र का हुआ। क्या चुनाव आयोग को छोड़ा गया? चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए गए और यही कहा गया कि यहाँ पर 40 लाख वोटर ऐड कर दिए गए, कहीं पे 25 लाख किए गए, कहीं पे 2 लाख वोटर ऐड किए गए। और इसको नेशनल जो लीडर्स हैं, जो चुन के आए हैं 2-2 जगह से, एक जगह से नहीं 2-2 जगह से जीत के आए हैं, और यही प्रक्रिया थी, यही प्रोसीजर था। और जीत के आने के बाद वो क्वेश्चन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और उनको क्या जवाब देता है हाईकोर्ट महाराष्ट्र का कि हम आपके ऊपर फाइन लगाते हैं, हम आपको छोड़ रहे हैं। यानी उसने रिव्यू किया सारी बातों को, इनकी बातों को भी रिव्यू किया। जब ये सबको पता है, हर दल जानता है इस बात को, हर दल का लीडर जानता है कि जब भी पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, जब भी असेंबली के चुनाव होते हैं, उससे 6 महीने पहले हर चीज़ का वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। जब इतने ऑब्जेक्शन इन लोगों ने ही उठाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इलेक्शन कमिश्नर अपने को सेफ और सिक्योर चलना चाहता है। और हमेशा याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने टाइम टू टाइम अपना सुधार करने की कोशिश की। अगर कोई गड़बड़ थी, सुनिए, अरे सुनिए, नेता नहीं, सुनिए पहले, रिवीजन में सिर्फ ये होता है, सुन लीजिए, अभी चुप रहिए, अभी चुप रहिए। आम रिवीजन होता है। देखिए इनको चुप रहिए। कैसे भ्रमित कर रहे हैं सर? वॉल्यूम कम करिए, रखिए ना, कैसे भ्रमित कर रहे हैं? बात सुनिए, मत की जनता को। अरे सर, पद्मजा जी गुमराह कर रहे हैं जनता को। पद्मा जी कैसे गुमराह कर रहे हैं सर? बोलने दीजिए, चलिए बात पूरी कम करिए। डॉक्टर साहब को बात पूरी वॉल्यूम कम करिए। प्रोफेसर अनवर पाशा, डॉक्टर साहब को बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। में नए वोटर्स के नाम डाले जाते हैं लिस्ट में। पहले बात सुनिए मेरी, हम नहीं बोले थे आपके मामले में जाते हैं, वो एक नॉर्मल पर। अरे सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुनिए पहले, बताइए डॉक्टर अमीन, बताइए। आपका बिहार
और आपका बंगाल, हाँ पद्मजा जी, इनका बिहार, इनका बंगाल, ये 2 स्टेट हैं। क्या नेबरिंग स्टेट नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, जिसके अंदर की नेपाल लगता है, जिसके अंदर बांग्लादेश लगता है, जिसके अंदर भूटान लगता है? ये क्या दोनों नेबरिंग स्टेट नहीं है? इसीलिए पहले ये कहते थे, यही ममता जी ने भी कहा था कि हमारे बंगाल में 7 राउंड में इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार में इतने राउंड में इलेक्शन हो रहे हैं। रीज़न क्या है? जबकि केरला में 1 राउंड में होता है और मद्रास में 1 राउंड में होता है, और हमारे यहाँ क्यों 7-7? सिर्फ 3-4 महीने पहले क्यों ये शुरू किया गया है? क्या ये काफी है? क्या ये वक्त काफी है? हाँ, इसी को लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस है। सुन तो पद्मजा जी, पद्मजा जी पहले सुनिए मेरी बात। सवाल इस बात का है, कोई ना कोई तो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो आपको याद होगा कि ईवीएम जब शुरू की गई तो केरला से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, पर पूरे देश में चुनाव हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप देखिए ना, ये जब जुलाई से शुरू हुआ है तो 1 अगस्त को एक लिस्ट प्रिंट आउट होगी, पब्लिश की जाएगी पब्लिक के लिए। उसमें 1 सितंबर तक ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। उसके बाद 30 सितंबर को फाइनली लिस्ट होगी। अगर कोई बीएलओ गड़बड़ करता है तो एईआरओ है हमारा, उसके बाद डीईओ है हमारा। देखिए ना, सिस्टम है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि अगर बीएलओ गड़बड़ करेगा तो एईआरओ है, एईआरओ पर बीएलओ है, डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है। तो ये जो हमारे अधिकारी है यही सब देखेंगे और यही सब करेंगे। अगर आपसे कोई चीज़ मांगी जा रही है, आप देखिए ड्राइविंग लाइसेंस में हर पेपर देते हैं, ठीक है, पासपोर्ट में हर पेपर देते हैं। ये नहीं कि हम पेपर नहीं हम पासपोर्ट नहीं लेंगे बिना कागज के। अगर इलेक्शन कमीशन भी सुधार लाया है कि हमें पेपर्स दे दीजिए, तो बार बार तो नहीं होगा। तो ये क्या दिक्कत है? ड्राइविंग लाइसेंस में देंगे, पासपोर्ट में देंगे, हर जगह देंगे, जहां से पैसा मिलना होगा गवर्नमेंट का वहां सारे पेपर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आफत है, रजिस्ट्री कराने जाएंगे वहां भी पेपर देंगे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया जो है एकदम सुचारू रूप से चल रही है। बताइए प्रोफेसर अनवर पाशा, और मैं एक छोटा सा आंकड़ा भी दे दूं। इलेक्शन कमीशन ने आज ही कहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ढंग से चल रहा है। अगर किसी को तकलीफ होगी, जो पहली लिस्ट आएगी, डॉक्टर अमीन ने भी बताया है, आपके पास राइट टू अपील भी होगा। और क्या आंकड़े हैं? अभी तक करीब करीब 21.5% जो फॉर्म बांटे गए थे वो लोगों ने सबमिट भी कर दिए, यानी कि 2 हफ्ते बीते हैं और करीब करीब 22% काम पूरा भी हो चुका है। तो आपको क्यों लगता है कि गड़बड़ी होगी ही होगी? पद्मजा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा अभी आनंद माधव जी, प्रोफेसर अनवर पाशा। अभी पद्मजा जी, अभी जो हमारे मोहम्मद अमीन साहब जो ज्ञान बांट रहे थे कि ये रिवीजन हर वक्त होता है। कॉमन रिवीजन जो है, आम रिवीजन की प्रक्रिया हर समय होती है और इलेक्शन से 6 महीने पर हर स्टेट में होती है और पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले होती है। जो लोग मर चुके हैं उनके नाम खारिज किए जाते हैं, जो नए वोटर्स हैं उनके नाम दाखिल किए जाते हैं, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। ये एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। इसमें कहा गया है कि आपका कोई भी प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, आपका सिर्फ एक जो जन्म प्रमाण पत्र है वही माना जाएगा, और आपका नहीं, आपके बाप का, आपके माँ का, सबका देना पड़ेगा। गरीब लोग जो इस देश में हैं, ये स्कूलों का मुंह नहीं देखते जो लोग, वो कहां से लाएंगे प्रमाण पत्र? कितने लोगों के पास बिहार में प्रमाण पत्र है, देश में प्रमाण पत्र है? जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि उनके और आपके पिता के पास प्रमाण पत्र है। हर पार्टी का वर्कर किस लिए है? बीएलओ को असिस्ट करेगा, ये काम आपका है, ये बिजनेस आपका है, हमारा बिजनेस नहीं है। वो आपने प्रोवाइड कराइए, अपने बिजनेस है पॉलिटिकल पार्टीज का। हमारा वोटर लिस्ट को ठीक कराएं। अपनी माँ का प्रमाण पत्र प्रोड्यूस कीजिए। आपको दिन में सितारे नजर आते है हमारे पास नहीं है? हमारे पास है, किया हुआ गलत है हमारे पास। आप स्कूल का प्रमाण पत्र दिखाइए। आप किस लिए हैं? आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है जन्म का, किसी भी गरीब के पास नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो वंचित समाज है, दलित समाज है, ओबीसी समाज है, डॉक्टर अजालो, आधार को आप वोटर कार्ड से जोड़ने की तैयारी में है, लेकिन अब जो रिवीजन हो रहा है उसमें आप कह रहे हैं हम आधार नहीं मानेंगे, हम जॉब कार्ड नहीं मांगेंगे। इसीलिए तो उनको डर लग रहा है कि सबसे गरीब, शोषित, वंचित वर्ग है उसी को बाहर कर दिया जाएगा। पद्मजा जी, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आधार कार्ड कैसे मिलता है? कोई आदमी आधार कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ते हैं? तो इस देश में जिसके पास भी आधार कार्ड है उसको वो डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। वही डॉक्यूमेंट्स तो मांगे जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? नहीं, डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड नहीं वैलिड है, मांगे जा रहे हैं। अनवर पाशा जी, आप सबको बोल रहे हैं ज्ञान बांट रहे हैं, चाहे मैं ज्ञान बांट रहा, बीच में मत बोलिए, चाहे मैं ज्ञान बांट रहा हूं, चाहे
अजय पांडे जी ज्ञान बांट रहे हैं, चाहे मोहम्मद अमीन साहब ज्ञान बांट रहे हैं, जानते हैं आप, जानते हैं, सुनिए क्यों ज्ञान बांट रहे हैं हम लोग। अरे सुनिए आप देखिए, इस तरह से बीच में बोलेंगे तो डिबेट नहीं होता। पंजा जी इस तरह से बोलेंगे बीच में तो डिबेट नहीं होगी। मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं बिना मतलब में। हम लोग ज्ञान इसलिए बांट पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान है, हम लोग के पास ज्ञान है, इसलिए ज्ञान बांट रहे हैं। आप ग्रहण करना है कीजिए, हम लोग 9वीं फेल नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है ज्ञान की जगह पर प्रावधानों को, ज्ञान की जगह पर ज्ञान बांट पा रहे हैं। हम 9वीं फेल नहीं, अरे मैंने बोर्ड एग्जाम पढ़ लेते हैं, पास कर लेते हैं। अरे 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है, 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है। उस 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करना, क्या दिक्कत है? 2003 के पहले के वोटर्स को सिर्फ फॉर्म भर के जमा करना है, उसमें क्या दिक्कत है? किसको मांगा जा रहा है उनके मां बाप का नाम पता, जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? किस गरीब के पास आज के डेट में जो हॉस्पिटल में पैदा होता है जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है? किसके पास नहीं होता है? बिहार में 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया है 2 लाख रुपए देने के लिए आर्थिक मदद। उन 94 लाख का डेटा है, किस गरीब के पास नहीं है? बिहार में जनधन अकाउंट खुल चुके हैं लगभग 2.5 करोड़ जनधन खाते हैं, किस गरीब के पास डेटा नहीं है? जनधन खाता किसका होता है? तेजस्वी यादव का होता है या लालू यादव का होता है? आप लोगों को कोई संवैधानिक संस्था की इज्जत बची है? बेसिकली कभी प्रधानमंत्री की फोटो चिपका देंगे कि ये उपयुक्त चुनाव लालू यादव को बना दीजिए मुख्य न्यायाधीश, सारे केस खत्म करवा देंगे। अरे मतलब कुछ से कुछ बोलना है। और एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। राहुल गांधी भी 9 तारीख को यहीं आ रहे हैं, क्या करने आएंगे? ठीक है, आप बता रहे हैं क्या करने आएंगे? अभी तकलीफ है उनको, आनंद माधव बता रहे हैं कि बिहार में लालू जी कह रहे मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई, अराजकता फैलाने की कोशिश है, ये अराजकता फैलाने की कोशिश है। अब जब कह रहे हैं कि कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 का हियरिंग डेट दे दिया, उसको कीजिए बिहार की जनता के हित के लिए, उसको कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। क्यों आप जो चक्का जाम करेंगे बिहार की जनता को तंग करने के लिए? क्यों आप चाहते हैं बैंक नहीं खुले, स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, बच्चे अब तो स्कूल नहीं जाएं, और आपके गुंडे रोड पे मुहर्रम के जुलूस की तरह यहाँ पे आतंकवाद बचाएं? पाले पोसे गुंडे। अरे जनता से बड़ा बात करते हैं, आपको जनता से कोई सरोकार भी हुआ आज तक दुनिया में? जनता तो बांट रहे हैं तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ से कुछ कह रहा है। अभी खुद ही अपनी बात बताइए आनंद माधव जी, उन्होंने पूरा लॉजिक दे दिया है, पूरा लॉजिक दे दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्यों दी गई है। मुझे 2 बातें पूछनी, 2 प्रश्न पूछना। पहला प्रश्न पूछना है, अक्टूबर से लेके 2024 अक्टूबर से लेके जनवरी तक पूरे ये 243 243 जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का सब जगह चुनाव हुआ है, पार्लियामेंट का चुनाव भी हुआ, ये क्या सारे फर्जी थे? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारे भारत सरकार के डॉक्यूमेंट हैं, तो क्या ये सारे फर्जी हैं? इस पर क्यों नहीं विश्वास है? तो ये तो सारा चुनाव फर्जी, यानी हमारा प्रधानमंत्री भी फर्जी है। जी मैं जवाब तो यही हुआ ना कि 2024 जवाब हुआ है। नहीं, अभी अजय पांडे जी जवाब देंगे। देखिए यहाँ अभी एक जोड़ी बन गई है, अजय और अजय की। तो एक सेकंड, अजय पांडे जी जवाब देंगे, इससे पहले वो दे मैं एक चीज ठीक है, आपने 2 प्रश्न पूछे, आपको चाहिए। अभी असेंबली का जो अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, क्या फर्जी वोटर पे हुआ था? एक प्रश्न मेरा तुरंत ही हुआ है ना कि। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सरकार ने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, ये सारे फर्जी हैं। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा ना, एक सेकंड, इससे पहले कि आप जवाब दे, ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी तक जब सारे चुनाव हो ही रहे थे तो अचानक क्या जरूरत आन पड़ी। ये सवाल कल मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया और उन्होंने बहुत डिटेल में जवाब दिया कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। आप भी सुनिए। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। पिछले कुछ चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय किया था कि वो राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा। इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद्ध होने का शिकायत भी की और हर बार कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए इस बार बिहार में 2002 की तरह ही 1 महीने के अंदर
जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे। तो देखिए उन्होंने साफ कर दिया है कि ये मांग सारे चुनाव दलों, सारे जितने राजनीतिक दल है उनकी तरफ से आई थी कि उनको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी है वोटर रोल में, आप प्लीज उसमें थोड़ा सा सफाई कीजिए। ये हर राजनीतिक दल ने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे इस सूची को लेकर के, लेकिन अब वापस ये डॉक्यूमेंट्स क्यों, बताइए पांडे जी। देखिए, दो बातें अगर समझने को कोई तैयार हो, चुनाव आयोग ने आज सवेरे सारे अखबारों की फ्रंट पेज की खबर है कि भैया दिस लिस्ट आर इंडिकेटिव, ये फाइनल नहीं है, अगर आप और कोई भी प्रमाण पत्र दे देंगे तो मान लिया जाएगा। अब इसके बाद पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। दूसरी बात जो चुनाव आयोग, मेरा सवाल है, अगर ये इंडिकेटिव ही है तो फिर 11 की लिस्ट क्यों बनाई, 22 की लिस्ट बना देते। बहुत बताते आते हैं 11 की लिस्ट क्यों, उसके लिए भी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक हुई है और ये सब सिग्नेटरी हैं। अच्छा, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि जोड़ दो, ये समन्वय से हुआ है और बधाई के पात्र हैं हमारे पास। चलिए, चुनाव आयोग पे यकीन नहीं है, 50,000 इनके एजेंट हैं, अगर किसी का एजेंट भी किसी को सर्टिफाई कर देगा कि ये वोटर है, इस जगह रहता है, 2 गवाह भी सर्टिफाई कर देगा, पंचायत का मुखिया सर्टिफाई कर देगा, तो वो सारे नाम जोड़े जाएंगे। और उसका प्रमाण क्या है कि देखिए जो लिस्ट फाइनल हुई है पुनरीक्षण के बाद, जिसकी इंटेंसिव से पहले, उसमें क्या हुआ, 30 लाख नए वोटर्स जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं 18 लाख जो दुबई रह रहे हैं, 10 साल से नहीं आ रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है, तो कहां नाम काट दिए गए भाई। तो वो कहेंगे 30 लाख भाजपा ने अपने जोड़ लिए होंगे, आपने अपने जोड़ लिए होंगे, 12 लाख इनके हटा दिए होंगे। अब वो तो सोना निकालने वाली मशीन, आलू से सोना निकालने वाली मशीन तो एक इजाद हुई थी, आनंद माधव जी पास है, तो ऐसी कोई मशीन इजाद हो गई होगी जिससे कि हम पढ़ लेते हैं कि ये मेरा वोटर है और ये इनका वोटर नहीं है। तर्क के आधार पर बात करें पद्मजा जी, तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से थप्पड़ पड़ी, कॉस्ट लगेगा पिटीशन में, कॉस्ट लगेगा, चिंता मत कीजिए, समय चुनाव आयोग कह रहा है हम काम कर लेंगे, हैं आपको उस पे भी यकीन नहीं, अपने बीएलओ पे यकीन नहीं, अपने एजेंट पे यकीन नहीं, चुनाव आयोग ने कह दिया जाओ एक भी कागज मत देना, सिर्फ फॉर्म भर दो, उस पर भी यकीन नहीं। अब बहाना जी राहुल गांधी तो दिल्ली रहते हैं, तो फार्म कैसे भरेंगे, तो उसके लिए भी ऑनलाइन की सुविधा दी, एक ऐप बना करके दिया हुआ है कि वहां पे अपलोड कर दो फॉर्म। अरे भाई, बिहार में कहावत और है, बगुला मछली खा के करेला पूजा, एक तरफ से गपा गप, एक तरफ से गपा गप और दूसरी तरफ से झपा झप। बिहार की जनता समझती है प्रोफेसर साहब। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आनंद, ये नोएडा के स्टूडियो नहीं है, बिहार की राजनीति है, नोट कर लीजिए। खाली खाली मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, जनता का अपमान मत कीजिए, डॉक्टर मोहम्मद अमीन का अपमान मत कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जमानत जब्त करके बिहार से भेजा जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पिछले 22 साल से जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो जितने चुनाव हुए इंटेंसिव रिवीजन, और याद रखने की जरूरत है सब अलग अलग तरीके से रिवीजन होते हैं, इंटेंसिव रिवीजन आखिरी बार 2003 में हुआ था, तो पिछले जो 23 साल से जो कुछ चला है, क्या वो सब गड़बड़ था, क्या वो सब चुनाव फर्जी थे? पद्मा जी, आप बात देखिए ना कि अभी दिल्ली के लिए क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया, उसके बाद हरियाणा में क्या कहा गया, महाराष्ट्र में क्या चार्ज लगाए गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगर इन्हीं की बातों को इलेक्शन कमीशन मान के अगर इंसेंटिव करा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, मेरा ये कहना सिर्फ सी बात है। और ये कब नहीं हुआ, और इसीलिए मैं आपको आज बता रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस शुरू होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, ना ही रोक लगाता है, पहले होने देता है। अगर 10 तारीख इनको मिली है तो तब तक शांत रहें, देखें कि हमारी प्रक्रिया किस तरह, इनको कितनी बार फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से पार्टियों को। आप देखिए ईवीएम के बारे में, ये हमसे बात करके जाते थे इलेक्शन कमीशन में हर पार्टी के लीडर, और फिर झूठ बोलता था कि ईवीएम खराब है, ईवीएम के बेईमानी कर ली, फिर कहते थे कि हमने कहाँ वोट डाला हमें यही नहीं पता। तो वीवीपैट जारी हुई,
ये जब भी कोई प्रक्रिया होती है, अभी कोई सज्जन कह रहे थे इस बात को कि जो भी प्रक्रिया होती है सब पार्टी के लीडर्स को बुलाया जाता है। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई रिवीजन होता है तो सारे पार्टी के जो हर पार्टी के लिए बुलाया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो गए हैं उनका नाम है मिस्टर मनीष गर्ग, जो बिहार के इंचार्ज हैं। उसके बाद आप देखिए वहाँ पे हमारे सीईओ बिहार हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर विनोद सिंह। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर होंगे और उसके साथ में ऑल पार्टी लीडर्स होंगे। ठीक है, इनकी जिसे बात होगी जिसमें बात की जाएगी बूथ मैनेजमेंट की, वोटर लिस्ट की, ईवीएम की और वोटर लिस्ट की भी बात की जाए। अभी मैंने बताया कि ये सितंबर तक जाएगी बात। ये अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया काम। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इन लोगों से कि इलेक्शन कमीशन के बीएलओ को सहयोग करें, भाषणबाजी छोड़ दें, नेतागिरी छोड़ दें, पहले उसका सहयोग करें। प्रोफेसर पाशा, हर एक को सहयोग करें। ये तो डॉक्टर साहब बहुत ही बड़ी बात कह रहे बंद कमरे में चुनाव आयोग से सब समझ करके जाते हैं, बाहर आकर के लोगों को भ्रमित करते हैं, नेतागिरी शुरू हो जाती है। बंद कमरे में सब समझ में आ रहा है कि भाई बीएलओ क्या करेगा, आपके बूथ लेवल वर्कर्स क्या करेंगे, सब सहयोग हो जाता है, बाहर राजनीति अलग होती है। प्रोफेसर पाशा, नहीं, आप देखिए, बात को भटकाइए मत। आपने एक वैलिड सवाल पूछा था 2024 और अभी उस वैलिड सवाल एक करके आनंद माधव जी, अभी प्रोफेसर पाशा। ये मोहम्मद अमीन साहब ने आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि अभी 1 महीने पहले ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले किया गया, साल भर पहले, 2 साल पहले। अरे आपके रिश्तेदार राहुल गांधी को शोर मचा रहे थे मोहम्मद अमीन साहब महाराष्ट्र के लिए और दिल्ली के लिए शोर मचा रहे थे। जो इंटेंसिव, जो आपके लोग रिश्तेदार क्यों शोर मचाते हैं? इंटेंसिव इलेक्शन कमीशन कागज लेता है, 2 वर्षों का प्रोसेस था, सुधार लाने की कोशिश करता है। आप लोग सुधार लाना नहीं चाहते। आप नहीं, उस वक्त आपका इलेक्शन कमीशन आप असिस्ट करिए बीएलओ को, ये ड्यूटी है आपकी, आपका पेशा है। 22 साल आप इलेक्शन जो रिवीजन हुआ था, आप इलेक्शन लड़ते हैं, ये आपका काम है। चुनाव आयोग को सहयोग करना ये ड्यूटी बनती है आपकी, हर पार्टी के लोगों करना चाहते हैं। ये रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और 22 साल के बाद 1 महीने का भाई 30 सितंबर को फाइनल होगी लिस्ट। आपने 30 सितंबर को हुए वो सारे के सारे गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए जनता को, सारे गलत इलेक्शन थे। जनता देख रही, सुन रही है। जुलाई से सितंबर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में अमीन साहब 30 सितंबर को फाइनल कर रहे हैं। अपोजिशन के किसी लीडर से नहीं किया गया कंसल्ट, यही तो हमारी शिकायत है। आपको सरकार का कोई पैसा मिले तो हर कागज मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे तो हर कागज देंगे, पासपोर्ट बनाएंगे तो हर कागज देंगे। डॉक्टर अमीन, आप बार बार कह रहे हैं कि सबके साथ राय मशवरा होता है। प्रोफेसर पाशा कह रहे हैं इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन बात हुई है, नहीं हुई है, ये चुनाव आयोग को बिहार को कोई पैसा प्रधानमंत्री योजना से मिलेगा तो हर कागज दे देंगे ये लोग। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो हर कागज देंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे हर कागज देंगे। डॉक्टर अमीन यहाँ ये बात कर रहे हैं कि हमसे बात क्यों नहीं की, हर पेपर देने को तैयार होंगे। हमसे राय मशवरा क्यों नहीं किया, हमसे बातचीत क्यों नहीं की, चुनाव आयोग ने हमें बुलाया नहीं है। ये है क्या, इनके लीडरों से बात की जाती है, स्पेशल लीडरों को बुलाया जाता है। हमारे लीडर को भी नहीं बुलाया, पार्टी को नहीं बुलाया गया, के लीडरों को बुलाया जाता है। पार्टी के साथ डिस्कस नहीं, जो हमारे गलत बोल रहे हैं डॉक्टर राजालोक, होल्डर हैं। डॉक्टर राजालोक देखिए, अब यहाँ पे किसकी बात पर विश्वास करें। प्रोफेसर पाशा एक सेकंड रुकिए। प्रोफेसर पाशा यहाँ पे अब देखिए, हमें फैसला करना पड़ेगा, लोगों को फैसला करना पड़ेगा किसकी बात पर विश्वास करें। आप कह रहे हैं कि हमसे कोई बात नहीं की गई। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त की अभी बाइट चलाई थी, उन्होंने साफ कहा था हमने सारी पार्टियों को बुला के बात की और उनके कहने पर हमने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की है। अब हम किस पर विश्वास करें डॉक्टर राजालोक, किस पर विश्वास करें? कोई तो यहाँ पे झूठ बोल रहा है ना डॉक्टर राजालोक। सबके सिग्नेचर है पद्मजा जी, ऑफिस जाते हैं साइन करके जी। ठीक है, शायद ये भी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ऐसा है डॉक्टर राजालोक, पद्मजा जी ऐसा नहीं, पद्मजा जी ऐसा है, आप ये बताइए कि लगातार अगर आप रेफरी को बेईमान मानेंगी, हर बार आप बोलेंगे कि रेफरी बेईमान, मैं इसलिए हार गया, रेफरी बेईमान, मैं इसलिए हार गया, रेफरी बेईमान, मैं इसलिए हार गया, रेफरी बेईमान इसलिए मैं हार गया, तो फिर मैच खेलने की जरूरत क्या है? मत खेलिए ना, मत खेलिए। अगर रेफरी इतना ही बेईमान है तो मैच मत खेलिए। किसने मना किया आपको?
क्रक्स तो यही है ना, आपको पता है कि मैच आप हारने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता एक फिगर और देता हूं। नहीं, पर डॉक्टर आजाद, जहां तक रेफरी का बात है, आप ही ने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से रेफरी भी मैच से पहले टॉस तो दोनों तरफ से कराता है ना, और दोनों को पता रहता है कि हेड्स या टेल्स। यहां वो कह रहे हैं आपने अकेले कमरे में रेफरी के साथ टॉस दोनों रहते हैं। अरे यही तो मजेदार बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मजेदार बात है कि दोनों पक्ष रहते हैं टॉस के समय, जब रेफरी टॉस करवाता है उसके बाद रेफरी बेईमान हो जाता है। देखिए, चुनाव आयोग पे जो हम विपक्ष में थे, हमने भी आरोप लगाए, कोई शक नहीं है। जेएम लिंगदो को हम तरह तरह से नाम बोलते थे क्योंकि वो खुलेआम कुछ करते थे जो कि लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं था, लेकिन हमने कभी चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं डाला। जब चुनाव आयोग ने कहा ईवीएम, हमने ईवीएम पे भी सवाल उठाए थे, चाहे अडवाणी जी हो चाहे जीवीएस जी हो, ईवीएम पे भी सवाल उठाए थे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुला के हमें दिखाया कि ये ईवीएम का सिस्टम है, उस दिन के बाद है 2009 का चुनाव हुआ, हम हारे, लेकिन हमने ईवीएम पे एक प्रश्न नहीं उठाए क्योंकि हम खुद देख चुके थे, वेरीफाई कर चुके थे, और आज तक हमने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया। जब आपकी शंका दूर हो जाए तब आप प्रश्न नहीं उठाते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शंका तो तब दूर होगी ना जब शंका दूर करना चाहते हैं आप शंका दूर ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि यही एक तरीका है बचने का। महाराष्ट्र में पहले बोला वोटर जोड़ दिए, वोटर जोड़ दिए, वोटर जोड़ दिए, वोटर जोड़ दिए, कोर्ट की फटकार लगी मुंबई हाई कोर्ट की कि आप समय व्यर्थ करते हैं, फाइन लगाया, नहीं सुधरे। अब बिहार में कहते हैं वोट काट रहे हो, वोट काट रहे हो, वोट काट रहे हो। किसका वोट काट रहे हो? मैं पासपोर्ट की एक बात कर रहा था पंजा जी, बिहार में 2.2% पासपोर्ट बने हुए हैं, 2.2%, और अगर बिहार की आबादी ले लीजिए तो लगभग 2.5 करोड़ पासपोर्ट बने, तो 2.5 करोड़ पासपोर्ट बिना डॉक्यूमेंट जमा किए हुए बन गए। आइए, लगभग 2 करोड़ लोग बिहार के बाहर हैं जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, 1 करोड़ बाहर होंगे। बिहार के फॉरेन रेमिटेंस सबसे ज्यादा यही लोग भेजते हैं गल्फ कंट्रीज से। वो उन 1 करोड़ की चिंता है, उनके लिए भी ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है कि वो अगर कतर में, सऊदी अरब में कहीं बैठे हुए हैं, ऑनलाइन जमा करके अपना वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कर सकते हैं। दिक्कत कहां है ये बताइए ना? दिक्कत ये है अराजकता फैलानी है, क्योंकि रिजल्ट पता है, रिजल्ट बिहार में क्या होने जा रहा है, इन लोग को बहुत अच्छे से पता है। कल मुहर्रम के दिन, मैं क्यों बोल रहा हूं, कल मुहर्रम के दिन अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, कल मुहर्रम के दिन अराजकता फैलाने की कोशिश की, 9 तारीख को फिर अराजक बनेंगे ये, 9 तारीख को फिर अराजक बनेंगे ये, फिर अराजक बनेंगे ये। बिहार को अव्यवस्था में डालो, इनका मोटिव यही है, देश को अव्यवस्था में डालो। पहली बात की बिहार का पुनर्निरीक्षण नहीं है, ये पूरे देश में पुनर्निरीक्षण हो रहा है। स्पेशल जो ये स्क्रूटनाइजिंग सेशन कह रहे हैं और इंटेंसिफाइंग सेशन कह रहे हैं, ये पूरे देश के लिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में शुरुआत हो रही है। ये बात तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने कही थी कि बिहार तो शुरुआत है, उसके बाद बंगाल आएंगे। बिल्कुल बंगाल जाएगा, पूरे देश में जाएगा, दिक्कत कहाँ है? प्रश्न का जवाब दे। अरे कौन से डॉक्यूमेंट फर्जी हैं? फर्जी आप लोग हैं भाई, अरे फर्जी आप लोग हैं, कोई डॉक्यूमेंट किसी के फर्जी नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक जमा कर दीजिएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए ना कि भाई ये देखिए, प्रधानमंत्री अब फर्जी हो गया, चुनाव हुआ प्रधानमंत्री फर्जी होता है, चुनाव हुआ प्रधानमंत्री फर्जी होता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये इतने बड़े देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी हैं, चुनाव हुआ प्रधानमंत्री इनके लिए फर्जी है। और खड़गे बहुत ओरिजिनल है ना, राहुल गांधी बहुत ओरिजिनल है, एब्सोल्युटली ब्लॉट ऑन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एब्सोल्यूट ब्लॉट, कलंक है, कलंक। देखिए, कलंक है दोनों के, दोनों पप्पू, एक दिल्ली में, एक यहाँ बिहार में, दोनों पप्पू कलंक हैं लोकतंत्र के नाम पे, पारिवारिक संपत्ति की उपज। ये मुद्दा कितना जेन्युइन है, कितना फर्जी, अब इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इस बीच राजनीति चलती रहेगी, चक्का जाम होगा, लेकिन उम्मीद बस यही है कि भले से ही एक संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, कम से कम उसके ऊपर एक बार फिर से सवाल उठा के उसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। कम से कम उस फैसले को हर पार्टी मानेगी। फिलहाल अड़ी से जुड़ने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।